हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अधिका मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर और मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक नए वीडियो के साथ, जहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं पब्लिक, प्राइवेट और एमएनसीज। प्राइवेट सेक्टर के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और पब्लिक सेक्टर्स हम पढ़ रहे हैं। पब्लिक माने जो पब्लिक की प्रॉपर्टी है। पब्लिक की प्रॉपर्टी का मतलब ये नहीं है कि मैं, मतलब उस पर मेरा भी राइट है, आपका भी राइट है और बाकी सब लोगों का राइट है। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं सभी का राइट है। जैसे मैंने कहा कि ये जो वीडियो है ये पब्लिक है, तो पब्लिक का मतलब क्या कि ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर बच्चा ही इसको देख सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन है। इसको कोई भी व्यक्ति देख सकता है ना। जैसे आप फेसबुक, इंस्टा या जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करता, तो सोशली मत, सोशल का मतलब कि सामाजिक, जो समाज से जुड़ा हुआ है ना, जो पब्लिक से जुड़ा हुआ है सीधा सीधा। जैसे मैं आपसे कह दूं कि आपके घर के पास ना कोई म्यूनसिपल पार्क हो सकता है ना, या आपके आसपास सड़क तो होगी ही, है ना, या आपके पास कोई गवर्नमेंट हेड पंप हो सकता है, नल जो होता है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं या आपके आसपास का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो पब्लिक बस है या पब्लिक व्हीकल्स हैं, ये सारे की सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारे के सारे जो हैं ये पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब क्या कि इनको यूज़ करने के लिए या इनको मतलब इनको कंज्यूम करने के लिए हमें किसी भी जो है तरह की, क्या बोल सकते हैं उसको, मतलब एक रेस्ट्रिक्शन नहीं है हमारे ऊपर। हम जब चाहें उनका यूज़ कर सकते हैं। आप जब चाहे किस बस में ट्रेवल कर सकते हैं, आप जब चाहें आप डीएमआरसी रेल मेट्रो में जा सकते हैं, आप जब चाहें रेलवे में सफ़र कर सकते हैं, और जब चाहें आप अपनी गाड़ी जो है सड़क पर निकाल करके लेकर के जा सकते हैं, है ना। और कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे आप अपने आसपास थोड़ा सा ना ऑब्जर्व करना इस चीज़ को कि मतलब कोई व्यक्ति है, बाइक है, और उसने बाइक को सड़क पर ऐसे पार्क करा है जैसे वास्तव में उसने समझ रहे हो ना, जैसे उसके बाप की सड़क है। सुना है ना ये वाला, तेरे बाप की सड़क है, पहले भी लिया था हमने एग्जाम्पल, है ना। तो बिल्कुल ऐसे तरीके से खड़ी कर रखे कि सामने दुकान वाले को भी प्रॉब्लम हो रही है और ऐसे भी प्रॉब्लम हो रही है। तो कई लोग अपना राइट जो है उस पर कुछ ज़्यादा ही अधिकार अपना जमा लेते हैं, जैसे स्प्लिट कर देना, है ना, या रोड को गंदा कर देना। तो ये क्या, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। पब्लिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि ये हम सब की मिली हुई, और ये हमारे टैक्सेस से, जो हम टैक्स पे करते हैं उस पैसे से इस प्रॉपर्टी को मैन्युफैक्चर किया गया है ना। अब जैसे स्ट्रीट लाइट है ना, तो ऐसा तो है नहीं कि सपोज करो अंबानी जी, अडानी जी या टाटा जी जो है वो रोड पे से निकल रहे हैं, उनका काफिला रोड के गाड़ियों से जा रहा है, तो जो हाईवे बना हुआ है, जो ब्रिज बने हुए हैं, जो फ्लाईओवर्स बने हुए हैं, वहाँ पर जो लाइटिंग लगी हुई है, तो जब उनकी गाड़ी निकली तो लाइट ब्लिंक हो गई। क्यों? क्योंकि वो भाई बहुत ज़्यादा पैसा जनरेट कर रहा है। और वहीं पर कोई एक आम आदमी वहाँ से गाड़ी लेकर के, स्कूटर लेकर के निकल रहा है, तो लाइट ऑफ हो गई। क्यों? क्योंकि वो टैक्स पे नहीं कर रहा, है ना। ऐसे तो होता नहीं है। उस स्ट्रीट लाइट का यूज़ कौन है? हर कोई व्यक्ति करता है, लेकिन वो स्ट्रीट लाइट लगाता है वो ना गवर्नमेंट लगवाती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो पब्लिक सेक्टर है वो कंट्रोल्ड और मैनेज किसके द्वारा किया जाता है? वो गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज किया जाता है। क्या ये वाली बात समझ में आ गई? अब अगर हम इसको देखें तो हमें एक चीज़ ये समझ में आएगी कि लास्ट वाले वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जिसमें रेलवे, है ना, दूरदर्शन, आकाशवाणी, ठीक है ना, इन सब के बारे में हमने डिस्कशन किया था। अब आज क्या टॉपिक है? आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, वैधानिक संस्थाएं। अवैधानिक संस्थाएं क्या होती हैं भाई? जिनको वैधान माने कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, जो क्या है, ऑटोनॉमियस बॉडी है। क्या है? ऑटोनॉमियस, स्वायत्त संस्थाएं। स्वायत्त मतलब जिनके अपने रूल्स और रेगुलेशंस हैं, जिन्हें किसी भी तरह से कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी लेजिस्लेचर उसको अफेक्ट कर सकता है, लेकिन गवर्नमेंट, कोई व्यक्ति विशेष उनको ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर सकते। क्लियर हो गई ये वाली बात? अपना खुद का मैनेजमेंट होता है, खुद का फाइनेंस होता है। तो बहुत सारी चीज़ें स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस में जो हम चीज़ पढ़ने वाले हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आपने SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का तो नाम सुना ही होगा, है ना। तो वो क्या है? आपकी स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है। आपने LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का नाम सुना होगा, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है। आपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम सुना होगा, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है। आपने ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का नाम सुना होगा,
है ना, क्या है, स्टैच्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। देयर आर मेनी मोर स्टैच्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन विच एग्जिस्ट इन इंडिया, है ना। गवर्नमेंट को जब भी लगता है कि भाई अगर हमारे ये स्टेप लेने से, है ना, हमारे ये स्टेप लेने से जो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है वो क्या हो सकता है, इम्प्रूव हो सकता है, तो वो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए संसद में एक वो विधेयक ले आते हैं और उस पर डिबेट चलती है, फिर वो उसको पास करा लेते हैं ताकि ये जो लोगों की प्रॉब्लम है उसको क्या किया जा सके, पूरा मतलब उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सके और उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो और भी ज़्यादा क्या हो जाए, आसान हो जाए। इसी के लिए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इसी के लिए आरबीआई डेवलप हुआ, इसी के लिए एलआईसी आया, है ना, इसी के लिए मतलब जो जैसे आप सीबीआई की बात करते हैं या, है ना, तो ये जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी स्टैच्यूटरी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आती है। अब हम एडमिनिस्ट्रेशन तो पढ़ नहीं रहे, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम बिजनेस पढ़ रहे हैं। तो बिजनेस पर्सपेक्टिव से कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो हमको पता होना चाहिए, है ना। तो ये एक चीज़ है, ठीक है, क्लियर है ये वाली बात। चलिए, तो कुल मिलाकर के आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। जो बेस है, क्या चीज़ें इसमें रहती हैं वो मैंने आपको बताया नहीं। स्टैच्यूटरी कॉरपोरेशन भी कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया है कि भाई हाँ ये स्टैच्यूटरी कॉरपोरेशन होता है ना। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई होगी। बाकी जितने भी लोग हैं जो आज पहली बार चैनल के साथ जुड़े हैं वो एक बार ना पीछे वाला जो वीडियो है, मैं हालांकि वीडियो के लास्ट में ना उसको टैग कर दूंगा, तो वहाँ से आप उसको ज़रूर देख लेना ताकि आपको एक और जो ब्रीफ कॉन्सेप्ट है, जैसे प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर कैसे काम करता है, प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, कौन कंट्रोल करता है, तो वो सारी बहुत सारी जो चीज़ें हैं हमने वो प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे, है ना। तो आप लोगों ने देखा होगा तो आपको पता होगा उस बारे में, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा तो एक बार देख लेना, ठीक है। और बाकी जिन्होंने अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्लासेस नहीं ली हैं तो उसका ना मैं कार्ड पर आपको लिंक अटैच कर दूंगा, वरना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक अवेलेबल है। और चैनल पर काफ़ी सारे MCQs पड़े हुए हैं तो आप उनकी भी हेल्प ले सकते हो, वो भी आपके लिए बेनिफिशियरी हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा तो आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हो। और कहीं पर कोई डाउट या क्वेरी है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं तो वहाँ से आप जो है कनेक्ट हो सकते हैं, कमेंट कर सकते हो, वरना वीडियो के लास्ट में मैं आपको अपना मेल एड्रेस दे दूंगा तो वहाँ से भी आप अपनी क्वेरीज को क्या कर सकते हो, सेंड कर सकते हो। क्लियर है ये वाली बात, ठीक। तो ये एक चीज़ है, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का स्टैच्यूटरी कॉरपोरेशन का टॉपिक, जो कि दूसरा पार्ट है हमारा, और इसको समझते हैं कि क्या होता है स्टैच्यूटरी कॉरपोरेशन। वैसे बेसिक थोड़ा सा आइडिया तो मैंने आपको दे दिया है कि ये विधान के द्वारा, माने कानून के द्वारा निर्मित होती है। कानून के द्वारा निर्मित होने का मतलब क्या है, कानून के द्वारा निर्मित होने का मतलब ये होता है, हाइलाइटर चूज कर लूँ क्या, चलो। कानून के द्वारा निर्मित होने का मतलब ये होता है कि ये क्या होती है, ये एक कॉरपोरेट बॉडी होती है। सबसे पहले तो आप ये समझिए, कॉरपोरेट बॉडी का मतलब क्या होता है, दे वर्क फॉर द प्रॉफिट मेकिंग, दे वर्क फॉर द प्रॉफिट मेकिंग। किसके द्वारा, लेजिस्लेचर, विधायिका, मतलब पार्लियामेंट में या विधानसभा में इनके लिए कोई विशेष प्रस्ताव पारित किया जाता है, एक विधेयक पारित किया जाता है जिसके माध्यम से इनका निर्माण किया जाता है। और उसी विधेयक में, उसी एक्ट में डिफाइन किया जाता है इनकी पावर्स को, है ना, और इनके फंक्शंस को, कि ये इनके क्या क्या कार्य रहने वाले हैं, है ना, क्या क्या कार्य रहने वाले हैं और किन किन शक्तियों का ये प्रयोग कर सकते हैं। ये सब कुछ किस में होता है, उनके एक्ट में मेंशन होता है। ये क्या है, ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि इन्हें सरकार के बजट पर निर्भर नहीं रहना पड़ता और ना ही इन्हें सरकार के बजट में कोई खास प्रोविज़न खास क्या दिया ही नहीं जाता। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो कंपनीज होती हैं, जो कॉरपोरेशंस होती हैं, ये अपना प्रॉफिट खुद से जनरेट करती हैं। क्या करती हैं,
अपना प्रॉफिट खुद से जनरेट करती हैं, उस प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करती हैं बिजनेस में और इसको क्या आगे कर देती हैं, ग्रो कर देती हैं। क्या कर देती हैं, इसको आगे ग्रो कर देती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इनके पास जो फंड होता है वो किसका होता है, इनका खुद का होता है, या ज़रूरत पड़ने पर ये लोन भी रेज कर सकती हैं, वरना तो ये शेयर्स भी इशू कर सकती हैं। ओके, तो ये 3 बातें समझ में आ गई आपके। इसके बाद जब हम आगे बात करते हैं तो विद अ क्लियर कंट्रोल ओवर स्पेसिफाइड ओवर अ कमर्शियल एक्टिविटी, वो तो तुम्हें कुछ पता ही, बस ये पता होना चाहिए कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती हैं। कोई भी कॉरपोरेट पर्सन की तरह ये काम करती हैं। किसकी तरह काम करती हैं, कॉरपोरेट पर्सन की तरह, और इनका अपना खुद का नाम होता है, ये सरकार के नाम से नहीं चलती हैं। जैसे आरबीआई, अब अगर आपसे पूछा जाए कि साहब ये जो आरबीआई है, ये रहा आरबीआई का लोगो, इस सर ये जो आरबीआई है, ये आरबीआई गवर्नमेंट के लिए काम करता है क्या, तो आंसर होगा नहीं। तो आप कहोगे तो फिर ये जो आरबीआई है, ये आरबीआई गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट के लिए एज अ एडवाइजरी काम करता है। क्या काम करता है, एडवाइजरी। जैसे गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी है, मार्केट इन्फ्लेशन क्या चल रहा है, तो उस बहुत सारी जो मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड डिसीजन में लेती है गवर्नमेंट, वो किसके बिहाफ पर लेती है, आरबीआई के बिहाफ पर। दूसरा क्या है कि गवर्नमेंट आरबीआई को क्या कर सकती है, एक तरह से सजेशंस दे सकती है कि अगर क्या आप ऐसा कर सकते हैं, तो पूछेंगे क्यों करना है, तो फिर वो सरकार कहेगी कि भाई हम ये चाहते हैं, तो ये हमारे मन में है। तो अगर आरबीआई को लगेगा कि भाई वास्तव में अगर इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर लिया जाए, तो जो मार्केट के अंदर फाइनेंस की अवेलेबिलिटी है, या उसकी जो एक रुपी है, रुपी जो है इन कंपैरिजन ऑफ किसके, इंटरनेशनल मार्केट में, उसकी जो स्थिति है, सीधा सीधा बोल देता हूँ कि रुपी की जो स्थिति है वो और ज़्यादा क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, ठीक है, और साथ साथ में देयर विल बी अ मोर एडवांटेज। तो आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने कहा ठीक है साहब, हम इसको अप्लाई कर देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आरबीआई इज बाउंडेड, आरबीआई बंधी हुई नहीं है। ये आरबीआई के ऊपर निर्भर करता है कि वो सरकार के द्वारा किया गया विचार लागू करती है, उसके बारे में सोचती है या नहीं सोचती है, उसको बाउंड नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आरबीआई क्या है, एक स्वायत्त संस्था है जो अपने आधार पर काम करती है, उसके अपने खुद के नियम है, उसके अपने खुद की गतिविधियां हैं, उसके अपने खुद के कार्य हैं, और उसका अपना खुद का क्षेत्र है जिस पे वो काम करती है, उसकी अपनी खुद की कमेटी है, उसका अपना खुद का मैनेजमेंट है, उसका अपना खुद का फाइनेंस है। आप समझ रहे हो। तो आरबीआई क्या है, आरबीआई अपने आप में एक फुल फ्लैग ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन तो है, लेकिन उस स्तर पर नहीं है जितना आपने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में पढ़ा था। क्लियर है ये वाली बात। तो ये एक चीज़ हो गई। देखो बड़े प्यार से आराम से एक एक चीज़ जितनी भी मेरे को लगता है कि हो सकता है उतना मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना। देखो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के मैंने लोगो यहाँ पर आरबीआई हो गया, एसबीआई हो गया, एलआईसी हो गया, है ना, ये हो गया एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशंस, और ये ओएनजीसी और भी बहुत सारी होती हैं। तो ये एक चीज़ है। तो यहाँ से आपको स्टेचुटरी कॉरपोरेशंस का जो एक आइडिया है वो आई रियली होप कि आपको वो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम इसके फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसके जो फीचर्स हैं वो कुछ ऐसे हैं कि एक तो कॉरपोरेट बॉडी। कॉरपोरेट का मतलब क्या होता है, कॉरपोरेट का मतलब होता है जो प्रॉफिट के लिए काम करे, सीधा सीधा भाषा ये है। तो ये क्या है, लीगल एंटिटी है। लीगल एंटिटी क्यों है, क्योंकि इसका निर्माण कानून के द्वारा किया जाता है। एक तो पार्लियामेंट में एक्ट पास होगा, दूसरा क्या होगा, कंपनीज एक्ट, है ना, तो सॉरी कंपनीज एक्ट है,
पार्लियामेंट, हाँ सही कह रहा था, पार्लियामेंट में इसके लिए एक एक्ट जो है, एक विधायिका लाई जाएगी, उस पर चर्चा होगी। जब उस पर चर्चा होगी तो उस पर अप्रूवल मिलेगा तो फिर उसमें कहा जाएगा कि ये इस तरह उसके पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखे जाएंगे। उनके आधार पर एक एक्ट तैयार किया जाएगा जिसके आधार पर ये संस्था काम करती हैं। उन एक्ट्स को क्या किया जा सकता है, उनमें अमेंडमेंट किया जा सकता है, बदलाव किया जा सकता है, लेकिन कोई भी व्यक्तिगत रूप से उनमें बदलाव नहीं कर सकता। वो बदलाव भी केवल किसके द्वारा हो सकते हैं, लेजिस्लेचर माने पार्लियामेंट के द्वारा या विधानसभा के द्वारा किए जा सकते हैं, जो स्टेट असेंबलीज होती हैं। दूसरा क्या है कि इनका मैनेजमेंट खुद का होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, वो हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इनकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो पार्लियामेंट में बनती है। इसका मतलब क्या है कि जैसे ONGC है, जैसे BSNL है, या जैसे RBI है, तो अगर रुपी जो है वो कमज़ोर होता चला जा रहा है तो जो गवर्नमेंट है, जो रूलिंग पार्टी की गवर्नमेंट है, दे शुड हैव टू आंसर द रीजंस, राइट। उन्हें उनके जो रीजंस हैं उसको आंसर करना पड़ेगा, किसमें, पार्लियामेंट में, मैंडेटरी है। तो इसलिए इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनमें कुछ ज़्यादा इंटरफेरेंस भी होता है गवर्नमेंट का, कि भाई तो हमें जवाब देना पड़ेगा। दूसरा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो सरकार के द्वारा, भाई अल्टीमेटली है तो सरकार के द्वारा बनाया गया तंत्र ना, तो इसमें सरकार का कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है दखलंदाजी होती ही होती है। तो एक तो ये बात हो गई। तो यहाँ पर क्या है, एक तो यहाँ पर लीगल एंटिटीज़ के हमने बारे में बात करी। दूसरा क्या है, इसको किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है, लॉ के द्वारा, और आर्टिफिशियल पर्सन इसको कहा जाता है, जैसे कंपनी में हमने पढ़ा था, ठीक। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करती है जो उस कंपनी का सारा ऑपरेशन और देखते हैं, है ना। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है इसमें, स्टेट ऑन्ड कॉरपोरेशन, मतलब सरकार, इनके जो स्वामित्व होता है, इनका जो मालिक होता है वो कौन होता है, सरकार होती है, ठीक है। तो दे आर होली ऑन्ड बाय द स्टेट, विच प्रोवाइड्स फुल सपोर्ट बाय फुल सब्सक्राइबिंग टू द कैपिटल। दूसरा क्या इसमें एक चीज़ और भी है कि एक तो ये स्टेट ऑन्ड कॉरपोरेशन होती हैं, मतलब सरकार जो है इनका पूरा नियंत्रण करती है, सरकार ही इनकी जो है मालिक कहलाती है, लेकिन उसके बाद भी ये चाहे तो मार्केट में अपने शेयर्स इशू कर सकते हैं, सिक्योरिटीज़ इशू कर सकते हैं, अपने शेयर्स के लिए सब्सक्राइबर्स जो हैं उनको इनवाइट कर सकते हैं कैपिटल को रेज करने के लिए। लेकिन फिर वही वाली बात है कि अगर आपकी 100% की इक्विटी है और आपने उसमें से 5% किसको दे, एक सेकेंड देना बेटे, अरे भैया आचार्य, 5% आपने किसको दे दिया, पब्लिक ऑफर दे दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, IPO बोलते हैं। तो अभी भी कितना बचा, 95% बचा। ये किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। तो बताओ किसकी चलेगी, गवर्नमेंट की चलेगी। तीसरा क्या है इसके अंदर, एम्प्लॉयज ऑटोनॉमी। कई बार हमें लगता है कि जो RBI है, SBI है, या जो LIC है, या यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो गवर्नमेंट होते हैं। ऐसा नहीं है, उनका ट्रीटमेंट बेशक गवर्नमेंट वाला होता हो, लेकिन वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं कहलाते। उनको क्या किया जाता है, उनको हायर किया जाता है और उनको पे किया जाता है, किसके अकॉर्डिंग, कंपनी की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग। कंपनी की जैसी पॉलिसीज़ होंगी, कंपनी की इसके रिगार्ड्स अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, उसी के अकॉर्डिंगली क्या करती है कंपनी, अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देती है, उनको हायर करती है, और उसका अपना एक प्रोसेस होता है। सरकारी तंत्र के मतलब जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है उसके माध्यम से इनकी कोई वैकेंसीज आउट नहीं होती हैं, है ना। चलिए, इसके बाद जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने आता है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का मतलब क्या है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि ये जो कॉरपोरेशंस होती हैं इनके अपने खुद के फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं। इनकी कमेटी खुद से फाइनेंशियल डिसीजन करती है, उसके लिए इन्हें सरकार से हस्तक्षेप की अपेक्षा नहीं होती। लेकिन ये जो संस्थाएं हैं ये सरकार से समय समय पर पैसा बोरो जरूर करती हैं।
आवश्यकता के अनुरूप कि भाई अब हमें पैसा दे दो, हमें पैसा चाहिए, पैसा नहीं आ रहा है, तो सरकार क्या करती है, सरकार इन्हें फिर एक्स्ट्रा पैसा देती है ताकि ये अपनी जो एक्टिविटी है उसको कंटिन्यू रख सके। क्लियर हो गया ये वाली बात। इसके बाद आता है बच्चे अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। ये मैंने अभी बताया था कि इसका अपना खुद का ऑटोनॉमी मैनेजमेंट होता है, बट स्टिल दे अकाउंटेबल फॉर द पब्लिक इन पार्लियामेंट, राइट। जो कंसर्न मिनिस्टर हैं उस फील्ड सेक्टर से रिलेटेड, तो विपक्ष उनसे सवाल पूछता है या पब्लिक के कुछ सवाल होते हैं, या जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को भी पार्लियामेंट में क्या करना पड़ता है, दर्ज करना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि जो स्टेचुटरी लेजिस्लेचर है बेसिकली वो प्राइवेट बेस्ड की तरह ही उनका है, लेकिन उसके बाद भी उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो किसके प्रति है, पार्लियामेंट के प्रति है, पार्लियामेंट में लोगों के प्रति है, सॉरी पार्लियामेंट में लोगों के प्रति उनकी अकाउंटेबिलिटी है। और जब यहाँ पर ये वाली बात आ जाती है तो वो क्या बन जाता है, लीगलिटी बन जाती है। क्लियर है ये वाली बात। इसके बाद जब हम आगे बात करते हैं तो इसके मेरिट्स आ जाते हैं। मेरिट्स क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि जो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो बड़ी फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल क्यों होती हैं, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत कम होता है। इनमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन क्या होता है, बहुत कम होता है, या ये कह लो कि यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड, इंथुसियास्टिक होते हैं, एफिशिएंट होते हैं, और वो अपने अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हैं, थोड़े बहुत डिसीजंस ले सकते हैं या जो सिचुएशन है उसके साथ डील कर सकते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो स्टेचुटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्या हैं, फ्लेक्सिबल हैं। इसके बाद जब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी आ जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है कि इन्हें अपने जो काम है, अपने जो भी इनके मामले हैं, उन्हें ये स्वतंत्र रूप से खुद ही उनको हैंडल करते हैं। जैसे आप इसको इस तरह से समझिए, आरबीआई को इन्फ्लेशन रेट कम करना है, राइट, या इन्फ्लेशनरी गैप कम करना है, या आरबीआई को परचेजिंग पावर बढ़ानी है। अब वो परचेजिंग पावर कैसे बढ़ानी है, इसका निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है, आरबीआई के पास है। तो वो क्या करेगी, वो डिफरेंट एस्पेक्ट देखेगी मार्केट के कि भाई अगर इतना प्राइस हमने किया तो कितना प्राइस इसका रहेगा, अगर इतना % हमने प्राइस इंक्रीज किया तो क्या उसका प्राइस रहेगा। उसके आधार पर ये डिसीजन लेते हैं कि भाई ये जो है कंट्री के लिए, देश के लिए सही रहेगा और ये चीज़ सही नहीं रहेगी। क्लियर है ये वाली बात। तो वहाँ पर क्या जाता है ना, एक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। जो है आप इंडिपेंडेंटली जो है कहते हैं ना, इंडिपेंडेंटली भाई आप कोई भी डिसीजन ले पा रहे हैं, उसी को कहा गया है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, राइट। इसके बाद आता है क्विक डिसीजन। यहाँ पर ना रेड टेपिज्म नहीं होता। रेड टेपिज्म का मतलब क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी नहीं है। ब्यूरोक्रेसी तो समझते हो ना कि भाई आप पहले इससे बात करो, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे। इनका अपना सिस्टम है। इनका क्या, इनका अपना सिस्टम है, इनकी अपनी पॉलिसीज़ हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको अपने सीनियर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका, जैसे मैंने एक चीज़ में आपको एक हिंट दे देता हूँ, एक वर्ड होता है हमारा स्केलर चेन। तो 1 2 3 4 5 लोग हैं, A B C D और E। अब अगर A को C से बात करनी है तो A क्या करेगा, B से करेगा, फिर C से करेगा। C किसको देगा, B को फीडबैक देगा और ये A को फीडबैक देगा। इसको हायरार्की कहा जाता है ना। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर A को E से बात करनी है तो A to B to C to D to E, देन E to D to C to B to A। लेकिन इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक एडवांटेज दे दिया कि भाई आप लोग आपस में डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हो बिना मुझे कंसीडर किए। इसकी एक्सेसेंस खत्म हो गई। अब यहाँ पर क्या होगा, जब A को E से बात करनी है तो A फिर B C D E के पास क्यों जाए, A सीधा सीधा किसके पास, E के पास नहीं जा सकता। तो आपकी जो डिसीजन लेने की कैपेसिटी है वो क्या हो गई, इम्प्रूव हो गई। बात समझ में आ गई ये वाली। इसके बाद जब हम बात करते हैं तो एफिशिएंट स्टाफ जो होता है यहाँ का बड़ा एफिशिएंट होता है। क्यों होता है, उसके 2-3 कारण हैं। एक तो यहाँ पर बेटर फैसिलिटीज़ मिलती हैं,
मैंने कहा ना कि आप हो तो प्राइवेट जॉब में, बट आपको जो ट्रीटमेंट मिल रहा है ना वो गवर्नमेंट वाला मिल रहा है। दूसरा क्या, दूसरा एक फ्लेक्सिबिलिटी आप कह सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी, डिसीजन लेने में क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये एक ले सकते हो, है ना। तो ये दो चीज़ें हैं जिनके कारण से जो यहाँ का स्टाफ है वो एफिशिएंट माना गया है, ठीक है। और दूसरा इसमें एक चीज़ और है, डिसीजन मेकर, ठीक है। यहाँ के जो एम्प्लॉयज हैं वो डिसीजन मेकर हैं, वो खुद से भी डिसीजन लेने की उनके पास पावर है, ये एक चीज़। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, अब क्योंकि ये जो कंपनीज हैं वो छोटे लेवल पर काम नहीं करती हैं। अब आप सोचो ना कि जैसे ONGC ही है, तो वो क्या केवल और केवल एक ही राष्ट्र या एक ही क्षेत्र के लिए अपनी पूरी फंक्शनिंग करेगी? नहीं, ऑल ओवर द इंडिया के लिए वो क्या करेगी, अपनी फंक्शनिंग करेगी। इसका मतलब ये है कि अगर कोई कंपनी होगी तो खाली लोकल के लोग तो रहेंगे नहीं, बाहर के भी लोग रहेंगे। तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट में क्या होता है बेसिकली कि ये क्या है, यहाँ के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं इज मेड अप ऑफ बिजनेस एक्सपर्ट्स एंड गवर्नमेंट नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम वेरियस ग्रुप। जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ कि क्या हो सकता है। जैसे आप ये मान करके चलिए, जैसे एक श्रम आयोग है, क्या है, श्रम आयोग, है ना, लेबर असेंबली कह सकते हैं, लेबर कमीशन, क्या है, इंडियन लेबर कमीशन। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप कंपनी में एक ऐसे व्यक्ति को रखें जो इन सब चीज़ों के साथ क्या कर सके, डील कर सके। या जैसे महिलाओं के प्रति ईव टीजिंग होती है ना, जैसे आप वर्किंग प्लेस पर काम कर रहे हो, अचानक से सडनली हाथ लग गया या आप उसको गलत इंटेंशनली छू रहे हो, तो उसके लिए हर कानून के प्रति आवश्यक है कि आप जो है एक इस तरह का सिस्टम कंपनी के अंदर डेवलप कीजिए। हालांकि मुझे वो याद नहीं आ रहा है कि अगर आपको याद आ रहा है तो वो बताइए मुझे कमेंट में कि क्या सिस्टम है वो, कि वो जो सिस्टम है अगर कोई किसी भी महिला किसी भी लड़की को ऐसा लगता है तो वो उस डायरी में उस लेटर को लिख करके उस ड्रॉप में डाल सकती है, और फिर वीकली 15 दिन बाद या कोई टाइम पीरियड या डेली बेसिस पर ही, ज़्यादातर इन कंप्लेंट्स को डेली बेसिस पर ही सॉर्ट किया जाता है, तो वहाँ से वो उनको निकालेंगे और उसके बाद उसको उस प्रॉब्लम को क्या किया जाएगा, सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो जो बता क्यों रहा हूँ ये कि ऐसे इस तरह की गवर्नमेंट के द्वारा ना कुछ मैंडेटरी चीज़ें हैं जिनको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना, फॉलो करना ही पड़ता है। क्लियर है वाली बात। तो जब वो उन्हें फॉलो करते तो उनसे रिलेटेड जो रिप्रेजेंटेटिव है उसे भी कंपनी में जगह देनी पड़ती है। इसी को कहा जाता है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। क्लियर है बेटे ये वाली बात। इसके बाद आता है इजी टू रेज कैपिटल। अब क्योंकि कंपनी है ना, स्टेचुरी कॉरपोरेशन है, राइट, इसके पास अपनी खुद की कैपिटल है, खुद का नाम है, तो कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी पब्लिक को इनवाइट कर सकती है टू इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर कंपनी, राइट, कि भाई आप हमारे पास आइए और इन्वेस्ट कीजिए। सिक्योरिटीज़, किसी भी फॉर्म्स ऑफ सिक्योरिटीज़ में हो सकता है, डिवेंचर्स में हो सकता है, आपका इक्विटी में हो सकता है, आपका प्रेफरेंस शेयर्स में हो सकता है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इजी टू रेज कैपिटल। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है हमारे पास लिमिटेशंस। अब देखो बहुत सीधी सी बात है, अगर किसी का कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट है तो ये बहुत जेन्युइन सी बात है कि उसका कोई नेगेटिव अप्रोच भी होगा ही होगा, है क्या नहीं। तो उस नेगेटिव अप्रोच को हम देख लेते हैं, छोटा सा है, ज़्यादा बहुत बड़ा है नहीं। एक क्या है, ऑटोनॉमी ओनली ऑन पेपर। यहाँ पर आधे से ज़्यादा काम तो खाली पेपर पे किए जाते हैं कि भाई बस पेपर क्रिएट हो गया तो हमारे पास हमारा प्रूफ मिल गया, अब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता है, हालांकि बहुत सारी संस्थाएं ऐसा करती हैं, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लैक ऑफ इनिशिएटिव। लैक ऑफ इनिशिएटिव का मतलब क्या, कि जो गवर्नमेंट कंपनसेट्स टू पब्लिक कॉरपोरेशंस फॉर इट्स लॉस। तो जो गवर्नमेंट होती है वो इस तरह की जो कंपनीज होती हैं, इस तरह की जो कॉरपोरेशंस होती हैं, उनके लॉस बियर करने के बाद भी क्या करती है, कंपनसेट करती है। क्या करती है, कंपनसेट करती है।
इसको छोटे से उदाहरण के तौर पर समझा देता हूँ। अगर आप किसान हैं, है ना, और आप किसान हैं और आपने गेहूं की खेती की हुई है, जैसे ये हाल ही का एग्जांपल है, आपने गेहूं की खेती की हुई है और गेहूं कटाई पे रखे हुए हैं, माने काट दिए हैं। तो गेहूं जब काट दिए हैं तो उनको काट करके आपने ज़मीन पर रख दिया है। अचानक से मौसम बिगड़ा और 1.5 दिन तक बारिश होती रही। अब बारिश होती रही तो खेत में पानी जमा हो गया। खेत में पानी जमा हो गया तो वो पानी किसने सोख लिया? जो वहाँ पे गेहूं पड़े हुए थे उन्होंने सोख लिया और वो क्या पड़ गए? काले पड़ गए, जिससे किसानों को क्या हो गया? नुकसान हो गया। तो जब किसानों को नुकसान हुआ और पता चला कि ये तो बहुत सारे जो किसान भाई हैं उनको नुकसान हो गया है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट उनको कंपनसेट कर देती है कि भाई आपका ख़राब माल भी हम खरीदेंगे, वरना जो भी आपका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। क्लियर है? ये एक चीज़ है। स्ट्रक्चर रिजिड होता है अनडाउटेडली, ये अभी हमने पढ़ा भी था शायद, क्योंकि रिजिड क्यों है? क्योंकि एक तो इसके ऑब्जेक्टिव्स और पावर्स जो है पब्लिक कॉरपोरेशंस में लिखे हुए हैं। दूसरा क्या है कि इनको केवल कब बदला जा सकता है? जब एक्ट में परिवर्तन किया जा सकता है। तो इनको बदलने के लिए, इनके नियम और कानून बदलने के लिए आपको किस में परिवर्तन करना पड़ेगा? एक्ट में परिवर्तन करना पड़ेगा, वरना वही सारी चीज़ें रिपीटेडली चलती रहेंगी। क्लियर है ये वाली बात? इसके बाद आता है बेटा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। और उनका जो जॉब होता है ना, वो क्या है? किसी भी काम को मैनेज करना या किसी भी कार्य को संचालित करना। तो प्रबंध और संचालन इनका क्या मुख्य उद्देश्य है। क्लियर है ये वाली बात? तो कई बार क्या होता है कि एक अपने काम करते करते ना कुछ इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो कंपनी का बेनिफिशियरी भूल जाते हैं। एक चीज़ है अनफेयर प्रैक्टिस। A public corporations is governing body may engage in unfair practices to hide any efficiency. It may charge an exorbitant price, है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई भी जो स्टेचुरी कॉरपोरेशंस हैं, क्या हैं? स्टेचुरी कॉरपोरेशंस हैं, है ना, तो उनको क्या है? जो भी स्टेचुरी कॉरपोरेशंस हैं वो किसी भी तरह की जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है वो ना करें, या वो कई बार ऐसा करती भी हैं, है ना। कई बार वो क्या करती हैं? वो ऐसा भी करती हैं, जैसे आपने कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का जो MRP है ना, वो तो कम है, लेकिन आप जब उसको खरीदने के लिए जा रहे हो तो वो ज़्यादा का बिक रहा है। तो ये क्या? ये माल प्रैक्टिस कहलाती है। इसी का मतलब है ये सूटेबिलिटी। इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, राइट, वो क्या करती हैं? वो एक तरह से मोनोपोली क्रिएट करके रखती हैं। क्या करके रखती हैं? मोनोपोली क्रिएट करके रखती हैं। अब जब वो मोनोपोली क्रिएट करके रखती हैं तो जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो मार्केट में नहीं आ पाते, है ना। दूसरी बात, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को स्पेशली क्या है? स्पेशली कुछ पावर्स और राइट्स क्या है? दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? पावर्स और राइट्स दिए गए हैं। तो ये जो संस्था है ये उन जगह पर उपयोगी है जहाँ पर लोगों के पास डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है। दूसरा, लोग ब्रॉडली जो है अपनी जो सोच है उसको रखते हैं। तीसरा, जो लोग हैं वो कंपनी के बारे में पहले विचार करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर ये काम किया जाता है। तो कुल मिलाकर के ये हमारा जो है बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक जो है स्टेचुरी कॉरपोरेशन, ये हमने आज कंप्लीट कर लिया है। एंड आई रियली होप कि आपको एक एक चीज़, देखो एक एक चीज़ जितना डेप्थ में हो सकता था मैंने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ठीक है, अगर आपको वास्तव में वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है और आपको लगता है कि भाई हाँ जो सर हैं वो मेहनत कर रहे हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस कीजिए और चैनल के साथ जुड़ जाइए। सबसे पहला काम यही है। उसके बाद अगर कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वरना तो आपके पास जो है कमेंट है। और बाकी आपको मैंने मेल भी दे दिया है अधिगम मंत्रा@gmail.com, जहाँ पर आप मुझे लिख सकते हैं।
क्लियर है। बाकी मिलेंगे कल आपसे एक नई वीडियो के साथ, जहां पर हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट कंपनीज़ के बारे में, और उसके बाद फिर हम ये भी देखेंगे कि उनके तीनों के बीच में आके डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई स्टेचुरी कॉर्पोरेशन क्या है, गवर्नमेंट कंपनी क्या है, या डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग तो फिर भी याद रहता है रेलवे की वजह से, लेकिन इन दोनों में कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो वो भी हम करेंगे। बाकी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर, और वीडियो को भी शेयर ज़रूर कीजिए। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।